Class, a very good morning to all of you. एक पोल आ रहा है आपके सामने, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबके स्क्रीन के सामने एक पोल आ रहा होगा, फटाफट क्लिक करना है। अरे फटाफट करो, पोल दिख रहा है सब लोग को सामने। अभी भी 10 लोग बाकी है पोल का आंसर देने के लिए। थैंक यू किशन। चलो फटाफट पोल का आंसर दो। मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, सर मॉर्निंग में लेक्चर क्यों रख रहे हो, हमारा कॉलेज का लेक्चर है, इसलिए तो 5:30 बजे चालू किया। फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है, सर हमको 6:30 बजे बस रहता है, हमको ये रहता है, हमको वो रहता है। करे तो क्या करे अभी। चलिए, जब तक आप पोल का आंसर दे रहे हैं तब तक हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर, सबसे पहले सब लोग को गुड मॉर्निंग है। मेरी आवाज क्लियर है सब लोग के लिए? एवरीबडी, माय वॉइस इज क्लियर? स्टार्ट करें? ठीक है, बढ़िया। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर
अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी पढ़ा था, जिससे मैंने आपको परसेंटाइल जैसी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन हमें इस बारे में जानकारी देता है कि एक बंदे का एमिशन पावर कैसा है, एक बंदे का एमिसिविटी कैसा है। पर इसमें हमने एक चीज सीखी कि हम लोग एक ऑर्डिनरी बॉडी का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि वो बॉडी कैसी होगी। वो एक ऑर्डिनरी बॉडी है जिसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक ब्लैक बॉडी के साथ। हम ऐसा क्यों करेंगे इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर ली है। एक ऑर्डिनरी बॉडी का जो रेडिएंट पावर होगा, इसको हम लोग ने नाम दिया था क्या, एमिसिव पावर, और आपने इसको नाम दिया था क्या, रेडिएंट पावर। तो एक नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर आर मान के चलते हैं, एक ब्लैक बॉडी का आर बी मान के चलते हैं, वो भी यही सेम चीज है, एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर। क्या होता है एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर का फॉर्मूला? एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर का फॉर्मूला होता है कितना एनर्जी आप रेडिएट करते हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पिछले लेक्चर में हमने आधा घंटा इसके ऊपर भी स्पेंड किया ये अंडरस्टैंड करने में कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम को हम किस नजरिए से देखना हमें चाहिए। मैंने आपको बेंच का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने जब एमिसिविटी यानी कि ई निकाला, तो हमने उस फॉर्मूले में एक ऑर्डिनरी बॉडी का रेशियो लिया एक ब्लैक बॉडी के साथ। इसको हम लोग एमिसिव पावर या फिर एमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया, क्या हमने इस टॉपिक में क्यों इतना डिटेल में स्टडी किया? हमने इस टॉपिक में इतना डिटेल में इसलिए स्टडी किया क्योंकि हमें यह पता था कि हमने इसके पहले भी बहुत सारे कोएफिशिएंट्स देखे हुए हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे कोएफिशिएंट्स देखे, जिन कोएफिशिएंट्स का लेना देना जो था वो किसके साथ था, कितना हीट आता है और कितना हीट एब्जॉर्ब होता है, कितना हीट आता है कितना हीट रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इसके पहले जो आपने कोएफिशिएंट्स देख के रखे हैं वो क्या है, एक है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना हीट आपने एब्जॉर्ब किया बाय कितना हीट आपने दिया। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना हीट आपने रिफ्लेक्ट किया बाय कितना हीट आपने दिया। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कितना हीट आपने ट्रांसमिट किया बाय कितना हीट आपने दिया। इस तरह के तीन कोएफिशिएंट्स हमने पढ़े थे। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाले कोएफिशिएंट में हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि कितना हीट आपने एमिट किया बाय कितना हीट आपने उसको दिया। क्यों बात नहीं की? पहली बात तो जितना हीट आप एमिट करेंगे वो डिपेंड करता है कि कितना हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे, और कितना हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे ये डिपेंड करता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे एरिया कितना होगा, कितने टाइम के लिए आपने एब्जॉर्ब किया, फिर उतना ही आपका रेडिएंट पावर भी डिसाइड होगा। ये सब बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमने चूज किया। और मैंने आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको परसेंटाइल मेथड में भी समझाया कि क्यों हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर किसी बंदे का, जैसे कि अगर मैं एक बात करूं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो ई होगा वो आएगा 1। कैसे कैसे उसका ई 1 आएगा? अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी है और उस ऑर्डिनरी बॉडी का जो रेडिएंट पावर है या एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी के बराबर हो जाता है, तो ये जो रेशियो होगा वो होगा आरबी अपॉन आरबी, ये सब कैंसिल होगा और आपका फाइनल आंसर आएगा 1। मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बोलना ये चाहता हूं
कि सपोज करो कि आप मार्केट से एक ऑर्डिनरी बॉडी उठा के लेके आए, आपको पता ही नहीं है कि ये बॉडी कैसी काम करती है, पर जब इस बॉडी ने रेडिएशन पावर दिखाना शुरू किया तो आपको पता चला कि इस बॉडी का रेडिएशन पावर तो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन पावर के बराबर निकला। तो आप सामने वाले इंसान को जाके बोलोगे, अरे पागल, जिस चीज को तू ऑर्डिनरी बॉडी बोल रहा था वो तो एक्चुअली एक ब्लैक बॉडी है। फिर सामने वाला आपको पूछेगा, आपको कैसे पता कि मेरा जो ऑर्डिनरी बॉडी मैं दुकान से लेके आया वो एक ऑर्डिनरी बॉडी नहीं है, वो एक ब्लैक बॉडी है, आपको कैसे पता चला? तो फिर हमने सामने वाले इंसान को बोला कि हमने कंपेयर किया उसको ब्लैक बॉडी के साथ। क्या किया हमने? वी कंपेयर्ड इट विथ ब्लैक बॉडी। नाउ सामने वाला इंसान बोलेगा, हाउ डिड यू कंपेयर? हाउ डिड यू कंपेयर? कैसे आपने कंपेयर किया? हाउ डिड यू कंपेयर ऑर्डिनरी बॉडी एंड ब्लैक बॉडी, वो बताओ मेरे को। तो हमने उसको जवाब क्या दिया? हमने उसको जवाब दिया, देखो ये आप ऑर्डिनरी बॉडी आपके मार्केट से लेके आए थे, ये एक ब्लैक बॉडी है जो हमारे पास पहले से रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपके ऑर्डिनरी बॉडी का और हमारे ब्लैक बॉडी का एरिया दोनों का सेम है। आपके ब्लैक बॉडी को, आपके ऑर्डिनरी बॉडी को और आपके ब्लैक बॉडी को हम लोग ने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और हमने दोनों का रेडिएंट पावर मेजर करना शुरू किया एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना कि बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। दोनों को हमने सेम टेम्परेचर रखा, दोनों का एरिया हमने सेम रखा। तो हमने इस ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आर कैलकुलेट किया और इस ब्लैक बॉडी के लिए हमने आर बी कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? अभी अभी फॉर्मूला देखा हमने, Q अपॉन AT। अगर आपको याद आएगा, ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। सो ये Q जो होता है वो होता है कितना हीट आपने रेडिएट किया, A आपका एरिया होता है, T आपका टाइम टेकन होता है। तो लकीली हमको पता चला कि जितनी वैल्यू इसकी आ रही है ऑर्डिनरी बॉडी की, वो एग्जैक्टली सेम आ रही है ब्लैक बॉडी जितनी। अगर ऐसा हुआ मतलब आप सामने वाले इंसान को जाके क्या बोलोगे? आप सामने वाले इंसान को जाके बोलोगे दैट योर ऑर्डिनरी बॉडी इज एक्चुअली अ ब्लैक बॉडी। फिर आप इसका E निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ऑर्डिनरी बॉडी का R अपॉन RB लिखना चाहिए था, बट क्योंकि R इज RB अपॉन RB, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। यहां से हमें समझ में आता है कि जो ब्लैक बॉडी होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का 1 होगा। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? कैसे एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 1 होगा? रिप्लाई करो फटाफट। अंडरस्टूड है पक्का? अभी भी 4 लोग पोल का आंसर देना बाकी है। स्क्रीन पे पोलिंग आया होगा, जवाब दो। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने ये एग्जाम्पल में मैंने ऐसा साबित किया है कि एक ऑर्डिनरी बॉडी जो है वो एक ब्लैक बॉडी के बराबर है, बराबर है। पर हो सकता है ना ऐसा भी कि ऑर्डिनरी बॉडी ब्लैक बॉडी के बराबर ना हो, पॉसिबल भी है। तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमने समझो ऑर्डिनरी बॉडी वर्सेस ब्लैक बॉडी को हमने कंपेयर किया और ऑर्डिनरी बॉडी का आर जो है वो नॉट इक्वल टू ब्लैक बॉडी का आर भी आया, मैच नहीं हुई वैल्यूज। इसका मतलब जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यानी कि E की जो वैल्यू है फॉर ए ऑर्डिनरी बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो ब्लैक बॉडी के साथ मैच नहीं करती। अगर आप बार बार याद करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी हम लेके आए उसको हमें ब्लैक बॉडी के साथ ही कंपेयर करके बात करना है। अगर तुम ब्लैक बॉडी जैसे सारे फीचर रखते हो
तो हम तुम्हें ब्लैक बॉडी जैसा डिक्लेयर करेंगे। पर अगर तुम ब्लैक बॉडी जैसे फीचर्स नहीं रखते हो तो हम तुम्हें ऑर्डिनरी बॉडी बोलेंगे। पर जब आप मार्केट से कोई बॉडी लेके आते हो तो वो आपके लिए ऑर्डिनरी ही है, आपको पता ही नहीं वो बॉडी कैसी है। कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आता है। तो अगर R इज नॉट इक्वल टू RB, तो अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में इसको पुट करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 0 से ज्यादा आएगा पर 1 से कम आएगा। दिस इज फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कॉपर कंसीडर करेंगे तो कॉपर का E 0.3 के बराबर आता है। अब 0.3 वैल्यू 0 से तो ज्यादा है पर 1 से कम है, तो कॉपर कौन सी कैटेगरी में आता है? कॉपर ऑर्डिनरी बॉडी की कैटेगरी में आता है। ये चीज भी आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि एक ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 0 से ज्यादा होता है पर 1 से कम होता है, पर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का E 1 के बराबर होता है। ये दो बातें आपने अच्छी तरह से दिमाग में फिट करके रखनी है। तो यहीं पे लगे हाथ हम लोग ब्लैक बॉडी की कुछ बातें रिपीट कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ये सब चीजें, तब हमने ब्लैक बॉडी के किस्से में पढ़ा था कि फॉर ब्लैक बॉडी, अगर आप याद करेंगे तो ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी 1 होता है, ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी 1 होता है। अभी आपको पता चला। तो ये दो बातें आप ब्लैक बॉडी में रखें दिमाग में, तो आपके ब्लैक बॉडी रिलेटेड कंसेप्ट आपके ठीक ठाक रहेंगे। ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी 1 होता है और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी 1 होता है। बोलिए, ये सब चीजें क्लियर है आप लोग के दिमाग में? क्या आपको समझ में आया है कि ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन 0 से ज्यादा और 1 से कम क्यों आएगा? कॉपर का एग्जांपल, और इट इज डन। बढ़ू आगे। पक्का? एनी डाउट्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उस अगले टॉपिक का नाम जरा मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ में क्या कहा जा रहा है, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, तो अच्छी तरह से इस चीज को समझो। सिंपल है, फॉर अ बॉडी एमिटिंग और एब्सॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन in thermal equilibrium, comma, the emissivity, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, emissive power is equal to its absorptivity, यानी कि absorptive पावर।
यानी कि किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन आपको यह बोलना चाहता है कि किसी भी बॉडी का E बराबर होता है किसी भी बॉडी के A के। ये है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। अब हमने अभी तक से ये चैप्टर पढ़ा, क्या हमारा व्यू है इस बात को लेके? किरचॉफ्स ने तो लॉ दे दिया, किरचॉफ्स लॉ ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। सवाल ये उठता है कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, बोलिए क्या सोचते हो आप इस बारे में? क्या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ये एमिशन, क्या ये दोनों चीजें सेम होंगी? किरचॉफ ने तो लॉ दे दिया, आप लोग को क्या लगता है, क्या ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए? क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? अच्छा, पहले बात, क्या आपको ये बात पता है कि जो एमिशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्प्शन होता है? क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बात बताई थी? क्या मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बात बताई थी? डिड आई टेल यू दिस इन द लास्ट लेक्चर? बराबर। डिड आई टेल यू दिस इन द लास्ट लेक्चर? अच्छा, मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट लेक्चर में, क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बात पता होगी तो आपकी जो बॉडी है, अगर वो एब्जॉर्प्शन करती है, क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है, तो एब्जॉर्प्शन करने की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बॉडी एमिशन करती है। कुछ लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा था कि सर ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन में और एमिशन में क्या फर्क है? लोगों ने सवाल भी पूछा था ना पिछले लेक्चर में, लोग पूछ रहे थे कि सर ट्रांसमिशन और इसमें क्या फर्क है फिर? तब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? रिफ्लेक्शन में जब आप बात करते हैं तो क्या रिफ्लेक्शन में एब्जॉर्प्शन नाम की चीज होती है? नहीं होती। क्या ट्रांसमिशन में एब्जॉर्प्शन नाम की चीज होती है? नहीं होती। क्या रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है? नहीं होता। रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हीट लाइट रेडिएशन पड़ती तो है, पर पड़ने के बाद क्या होता है? डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, निकल जाती है, वहां से टकरा के वापस निकल जाती है। ट्रांसमिशन में क्या है? खुद की बॉडी से वो उसको ट्रांसमिट कर देता है। इसमें वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में कोई भी सहयोग नहीं करते। किसमें? रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में। पर जब भी आप एमिशन जैसी चीजों में बात करेंगे तो यह जरूरत है कि सबसे पहले वो हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो, जिसकी वजह से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आए, उसके बाद सामने वाली पार्टी एमिशन करती है। ये बात ध्यान से समझना। ठीक है, अब अगर आप सोचेंगे तो अगर किसी बॉडी ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया तो कॉमन सेंस वाली बात है कि उसका टेम्परेचर भी ज्यादा इंक्रीज होगा, और अगर उसका टेम्परेचर भी ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसका एमिशन भी ज्यादा होगा। पर अगर किसी बंदे ने लेस एब्जॉर्प्शन किया तो उसका टेम्परेचर भी लेस इंक्रीज होगा और उसका एमिशन भी लेस होगा। तो क्या यह बात हमें वैलिड लगती है कि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों बराबर होगा? कितने लोग को यह बात वैलिड लगती है? पक्का? पक्का? अच्छा, अब मेरा सवाल आप लोग से ये है, मेरा सवाल आप लोग से ये है कि अभी कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने बोला कि ये लॉ सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि
दिस लॉ इज वैलिड फॉर ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी और बोथ? क्या लगता है आपको, ये लॉ किस चीज पे वैलिड होगा? ऑर्डिनरी बॉडी पे, ब्लैक बॉडी पे, कि दोनों पे लागू होगा? क्या लगता है आपको? ओके, लोगों का कहना है बोथ। बोथ, मैं भी बोथ ही बोल रहा हूं। और कोई है जिसको ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्लैक बॉडी पे होगा? कोई है जिसको ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी बॉडी पे होगा? तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो लगता है बोथ पे होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी की, तो क्यों ब्लैक बॉडी की आप बात कर रहे हो? मैं तो बोथ का समर्थन करूंगा। बराबर, क्योंकि यार ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी के बीच में सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक ब्लैक बॉडी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि ब्लैक बॉडी भी वही काम करता है जो ऑर्डिनरी बॉडी करता है। ब्लैक बॉडी भी एब्जॉर्ब करता है, ऑर्डिनरी बॉडी भी एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑर्डिनरी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ब्लैक बॉडी भी एमिशन करेगा, ऑर्डिनरी बॉडी भी एमिशन करेगा। पर ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी के बीच में एक बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ब्लैक बॉडी जो भी करता है वो 100% करता है, पर ऑर्डिनरी बॉडी जो करेगा वो क्या होगा? वो लेस देन 100% करेगा। बट यार यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्प्शन करेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है वो 100% एमिशन भी देगा। पर अगर एक ऑर्डिनरी बॉडी 50% एब्जॉर्प्शन करता है तो कॉमन सेंस वाली बात है वो 50% एमिशन करेगा। तो हमारा टॉपिक ये है कि क्या एब्जॉर्प्शन और एमिशन बराबर है? हाँ, एब्जॉर्प्शन और एमिशन बराबर होगा। अगर आप 50% एब्जॉर्प्शन करोगे तो आप 50% एमिशन करोगे। अगर आप 70% एब्जॉर्प्शन करोगे तो आप 70% एमिशन करोगे। अगर आप 100% एब्जॉर्प्शन करोगे तो 100% एमिशन करोगे। सो दिस लॉ इज एक्चुअली वैलिड फॉर बोथ। दोनों लोगों पे ये लॉ अप्लाई हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है हम क्या बातचीत कर रहे हैं? एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन? फटाफट बोलिए, फटाफट रिप्लाई करना है सब लोगों ने। यस, एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? कैन वी स्टार्ट प्रूविंग दिस लॉ? क्या हम इस लॉ को प्रूव करना स्टार्ट कर सकते ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग के दिमाग में बैठे? आई होप सब लोग बिस्तर से उठ के बाहर हैं, ठीक है? बिस्तर में गुलू गुलू नहीं करने का, कुछ नहीं समझेगा फिर। उठे हो तो अच्छे से उठ के बैठो। अभी भी 4-5 लोग हैं जिन्होंने पोल का आंसर नहीं दिया। पोल है, मॉर्निंग लेक्चर होने चाहिए कि इवनिंग लेक्चर होने चाहिए? 64 लोगों ने अभी तक से पोल का आंसर दिया है, 70 लोग हैं अभी, और कुछ महाशय लोग तो अभी अभी लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप सब लोगों ने अपना जूम का नाम रीनेम किया हुआ है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तो रो रहे हैं फोन करके, मम्मी पापा के थ्रू फोन करवा के रो रहे हैं कि अरे सर ऐड कर दो, गलती हो गई उस दिन हम लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए। तो आज अगर आप नोटिस करेंगे तो 100 में अभी भी 70 लोग ही हैं, तो हम बाकी 30 लोग को निकालेंगे और जो बचे कुचे लोग हैं जो सच में इंटरेस्टेड हैं उनको चेक करेंगे। भाई वो लोग अगर बैठ के उनका फायदा हो जाता है तो फिर वो हम बिठाएंगे, ठीक है? यस साइराज 0774 यू आर प्रेजेंट, आई नो। कुछ लोगों के तो नाम ही याद है मेरे को डायरेक्ट, टेंशन नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ को प्रूव करेंगे। प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? इसको हम बोलेंगे क्या? थियोरेटिकल प्रूफ, ठीक है? प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ ये करके दिखाना है कि सच में E बराबर A होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे? जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है? हम लोग सबसे पहले तो दो लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है?
एक हम कंसिडर कर रहे हैं ऑर्डिनरी बॉडी, और हम एक कंसिडर कर रहे हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, इन दोनों लोगों को कंपेयर करके हम इस लॉ को प्रूव करके दिखाएंगे कि सच में E बराबर A होता है। ठीक है, अब आपका दिमाग में सवाल भी आ सकता है कि सर क्यों हम ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी को कंपेयर करेंगे, हम दो ऑर्डिनरी बॉडीज क्यों नहीं ले सकते, या हम दो ब्लैक बॉडी लेके कंपेयर क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा जवाब आप लोग से ये रहेगा कि जब भी आप ई और ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी चीजें बताई कि हमें ऑर्डिनरी बॉडी को ब्लैक बॉडी के साथ ही कंपेयर करके ई की बातें करनी पड़ेंगी। ए की बातें हम बिना कंपेयर किए भी कर सकते हैं, पर ई की बातें हम लोग बिना कंपेयर किए नहीं कर सकते, क्योंकि ई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी बॉडी का रेडिएशन पावर अपॉन ब्लैक बॉडी का रेडिएशन पावर। तो ई के लिए तो हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए खाली मतलब इतना है कि कितना हीट आपने एब्जॉर्ब किया बाय कितना हीट आपको मिला। ठीक है, ओके ओके आदित्य, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी बॉडी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका रेडिएंट पावर होगा ऑर्डिनरी बॉडी का, मैं उसको आर मान रहा हूं। जो ब्लैक बॉडी का रेडिएंट पावर होगा मैं उसको आर बी मान रहा हूं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक ऑर्डिनरी बॉडी का, उसको मैं ए मान रहा हूं, जनरल वैल्यू ए है उसकी। और अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी का लें तो वो भी ए ही होगा, पर वो होगा 1, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है। ठीक है, और यहां पे हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक ऑर्डिनरी बॉडी का कितना ले रहे हैं, ए, जनरल ए। ठीक है, अब इंसिडेंट हीट रेडिएशन, कितना हीट आपने उसके ऊपर फेंक के मारा, उसको मैं ले रहा हूं क्यू। ठीक है, और यहां पे भी इंसिडेंट हीट रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर भी कितना मारा, क्यू। दोनों पे हमने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों ने उस पर फेंक के मारा। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी को अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, उसको हम ले रहे हैं क्यू ए। क्यू ए नाम का हीट उसने क्या किया, उसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एंड यहां पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ब्लैक बॉडी के थ्रू कितना होता है, क्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, जितना इंसिडेंट रेडिएशन ब्लैक बॉडी पे पड़ेगा उतना वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, पर ऑर्डिनरी बॉडी के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। ऑर्डिनरी बॉडी का क्यू ए थोड़ी ना बराबर है क्यू के। अगर ऐसा होता तो उसको थोड़ी ना ऑर्डिनरी बॉडी बोलते, उसको ब्लैक बॉडी बोलते। पर ब्लैक बॉडी के साथ क्या है, जितना हीट उसके ऊपर गिरता है वो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अलग सा वेरिएबल देके कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे अलग सा वेरिएबल दे भी सकते हैं, समझो आपने यहाँ पे अलग सा वेरिएबल दे दिया क्यू बी, पर अंत में आपको पता ही है ना कि जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया वो बराबर है जितना हीट उसको दिया। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर के उधर ही आ जाएगी, लगे तो अलग वेरिएबल दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या, और एक चीज दिमाग में डालनी है, टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी
एंड ब्लैक बॉडी इज सेम। ये वाली बात भी आपने अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है कि दोनों का टेम्परेचर हमने एग्जैक्टली सेम रखा हुआ। पहले तो ये स्क्रीन पे जितनी बातें रखी हैं वो एक बार अच्छी तरह से आप खुद भी पढ़ लीजिए, ठीक है? एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बाइफरगेशन है दोनों के बीच में, ठीक है? एक बार अच्छी तरह से देख लो दोनों बाइफरगेशन, ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी के बीच में क्या हम बातचीत करना चाहते हैं। आराम से बैठ के देख लो एक बार। ऑर्डिनरी बॉडी का रेडिएशन पावर आर, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन पावर आर बी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए है परंतु वो 1 है। दोनों के ऊपर हमने Q नाम की हीट फेंक के मारी। ऑर्डिनरी बॉडी ने QA नाम की हीट एब्जॉर्ब की और हमें पता है कि QA और Q दोनों बराबर नहीं है। ये हमारी नॉलेज है, हमें पता है पहले से इस बारे में। पर ब्लैक बॉडी के लिए जितना QB होगा यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और जो अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा जितना फेंक के मारा उसके ऊपर, दोनों सेम होगा, इसलिए तो उसका A1 है। और एक बात हमने डिस्कस की कि दोनों का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। बोलिए डन। आगे बढ़े। ठीक है, अब क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों बंदों का टेम्परेचर, ऑर्डिनरी बॉडी का और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट absorbed by ordinary body will be equal to quantity of heat emitted by ordinary body। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि दोनों पार्टी का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो अगर दोनों पार्टी का टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम होने की वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि जितना क्वांटिटी ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया होगा उतना क्वांटिटी ऑफ हीट वो एमिट करेगा। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। आप लोग शायद इस बात में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कैसे, मतलब आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि टेम्परेचर अगर सेम है तो हम ऐसी बातें कर सकते हैं। तो जरा इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे मैं ये डायलॉग बोल पा रहा हूं, ठीक है? प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑर्डिनरी हो ब्लैक बॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक बॉडी है, भूल जाओ ऑर्डिनरी है ब्लैक है। समझो कि आपने इस बंदे को 10 जूल का हीट दिया, ठीक है? इस बंदे ने 10 जूल में से 9 जूल को एब्जॉर्ब किया। अब ये डायलॉग सुनते ही आपको पता चला होगा कि सर एक ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। इसके पहले तुम्हें सिर्फ मैंने क्या बोला था कि ये एक बॉडी है। जब मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल तुमको दी कि तुमने 10 जूल दिया पर उसने सिर्फ 9 जूल को एब्जॉर्ब किया, तो तुम्हें पता चला कि ये बॉडी ऑर्डिनरी कैटेगरी में आती है। पर मेरा सवाल बिल्कुल ध्यान से समझिए, सवाल ये नहीं था, मुझे पता है कि ये तुम्हें पता है कि अगर इसने पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया तो ऑर्डिनरी बॉडी होगी, करता तो ब्लैक बॉडी बोलते थे। मुद्दा ये है कि इस पर्टिकुलर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद समझो इसका जो टेम्परेचर है
एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर अगर इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, मतलब ये 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, तो जो एमिशन होने वाला है वो विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री सेल्सियस होगा। बात को समझे, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, समझो अगर आप ये बात नोटिस करते हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, ये आपने ऑब्जेक्ट उठाया, और ये बातें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं आपको ऐसे एक आइडिया दे रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट जो आपने उठाया, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी ठंडी जगह पे रख देते हैं, तो ठंडी जगह पे रखने से क्या होता है, अगर इस बंदे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बंदा बहुत जल्दी जल्दी अपनी हीट को इस एनवायरमेंट को दे देगा। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे बना नहीं रहेगा, क्योंकि आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है, वो आजू बाजू का एनवायरमेंट जबरदस्ती इसकी बॉडी से हीट को खींच के लेके जा रहा है, जबरदस्ती खींच के लेके जा रहा है। एमिशन एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं की जाती। एमिशन एक ऐसी चीज है जो आराम आराम से होता है। बॉडी का टेम्परेचर आराम आराम से नॉर्मल वे में घटना शुरू करता है, नॉर्मल वे में। जैसे कि क्या, जैसे कि आपने तवा लिया और तवा में चपाती बना के हो गया, और आपने तवे को ऐसे गैस पे रख दिया। तो जब आपने तवे को ऐसी गैस पे रख दिया, तो एट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे, एट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे, तो आराम आराम से तवा ठंडा होता है। यानी कि जितना हीट उस तवे ने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, वो आराम आराम से बाहर की तरफ निकलता है, और थोड़ी देर के बाद आपको तवा ठंडा मिल जाएगा। पर यह कहानी आराम आराम से वाली कहां होती है, जब रूम टेम्परेचर होता है। पर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वो एक गर्म चीज से जबरदस्ती का हीट खींच के ले लेता है। वही अगर यही ऑब्जेक्ट एक रूम टेम्परेचर पे रखा हो, रूम टेम्परेचर समझो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पकड़ के रखा है, और आपके इस बंदे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला एनवायरनमेंट इससे उतनी जल्दी हीट को नहीं खींचेगा जितना एक 0 डिग्री वाला बंदा खींचेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आपका टेम्परेचर हम सेम मान के चल रहे हैं, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बॉडी का जो हीट जितना उसने एब्जॉर्ब किया था, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब्ड शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड। इस बात पे आपको ध्यान देना है। इस चीज को मैं मिटा देता हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे था। ये हम थर्मो में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको एक बात समझनी है कि जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एक बंदा एब्जॉर्ब करता है, उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट वही बंदा ये भी करेगा, क्या कहते हैं, एमिट भी करेगा, अगर उसका टेम्परेचर रिमेन्स द सेम रहता है। अगर किसी भी माध्यम से आपने उसका टेम्परेचर घटाना शुरू कर दिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एमिशन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एमिशन जैसी क्वांटिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए। एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? डन? ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट हमारा मेन मुद्दा क्या है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए E बराबर A होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऑर्डिनरी बॉडी ने कितना हीट जो है वो एक ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करती है उसको हमने लिखा है QA। कहां है भाई ये, कहां लिखा हमने ये रहा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ऑर्डिनरी बॉडी की वजह से QA है बराबर। ठीक है, चलो, और द क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड बाय द ऑर्डिनरी बॉडी। अब कितना क्वांटिटी ऑफ हीट एक ऑर्डिनरी बॉडी एमिट करती है उसको उसका रेडियंट पावर बोला जाता है, अगर आप याद करें, क्योंकि रेडियंट पावर होता है क्या, Q अपॉन 80। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे R। अब थोड़ी इसमें और बातें कर लेते हैं। अगर आपने A का फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा होगा तो A का फॉर्मूला होता है QA अपॉन Q। तो QA की जगह पे हम A टाइम्स Q भी तो लिख सकते हैं बराबर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ हीट गिवन। तो हम QA की जगह पे लिख रहे हैं A मल्टीप्लाइड बाय Q बराबर R। अब ये इक्वेशन को हम मान रहे हैं इक्वेशन 1 एंड हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। अब अगर ये सेम इक्वेशन मैं एक ब्लैक बॉडी के लिए लिखने चाहता, किसके लिए लिखना चाहता, ब्लैक बॉडी के लिए लिखना चाहता, तो मैं कैसे लिखूंगा सेम इक्वेशन। इफ आई वांट टू राइट फॉर अ ब्लैक बॉडी तो मैं कैसे लिखूंगा, ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या, ए की जगह पे फॉर ब्लैक बॉडी, ए की जगह पे हम कितना पुटअप करेंगे 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी का ए 1 होता है। क्यू की जगह पे क्यू रहने देते हैं और आर की जगह पे हम पुट करेंगे आरबी। तो ब्लैक बॉडी के लिए ये सेम इक्वेशन हो गई Q इज इक्वल टू आरबी। अगर किसी को ये ब्लैक बॉडी के लिए सेम इक्वेशन समझ में ना आई कि मैंने डायरेक्टली ये इक्वेशन देख के ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन कैसे लिख दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। जैसे कि क्या हम ब्लैक बॉडी के लिए भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बराबर, ब्लैक बॉडी के लिए भी लिख दो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। ब्लैक बॉडी के लिए कितना होगा, ब्लैक बॉडी के लिए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज QB and the amount of heat emitted for black body is RB. Now common sense, how much is the heat absorbed by the black body, the amount of heat absorbed by the black body is actually the amount of heat given to the black body। तो QB की जगह पे डायरेक्टली आप Q लिखो और यहां पे आप RB लिखो। ये फॉर्मूला आपका तैयार, इसको मैं देता हूं इक्वेशन 2। और अगर आप इक्वेशन 2 को मेजर करोगे तो आपको एग्जैक्टली अभी वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो अगर आप पहले वाले बंदे से निकालो डायरेक्टली या दूसरे वाले बंदे से निकालो डायरेक्टली, आपको सेकंड इक्वेशन तो वही आने वाली है। ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टेप बाकी है, वो करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी एंड फॉर द ब्लैक बॉडी, क्या स्टेप सब लोग को समझ में आए, amount of heat absorbed is equal to amount of heat radiated। डन, आगे बढ़ू। ठीक, बहुत ही बढ़िया। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की मदद से हम अपना एक काम कर सकते हैं। चलो, पहली इक्वेशन क्या है, ए क्यू बराबर RB। ये आपकी पहली इक्वेशन।
Q बराबर नहीं, सिर्फ R, Q बराबर RB, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। एक काम करो, अभी डिवाइड करो 1 and 2, AQ upon Q will be R upon RB, Q और Q यहां से कैंसिल होता है, A बराबर R बाय RB आता है, बराबर। क्या कोई बता सकता है R बाय RB किसके बराबर होता है? R बाय RB क्या होता है? R बाय RB जल्दी जल्दी जल्दी, R बाय RB क्या होता है? वेरी गुड, हो गया प्रूफ। तो देखो, प्रूफ में कोई झमेला नहीं है, सिर्फ सबसे पहले आपको यह समझना था कि किस क्वांटिटी के लिए क्या बोला गया। वैसे अगर मैं ये नहीं भी लिखता ना इतना डिटेल में, तो भी आपको पहले से ही पता था कि ऐसा सब होता है। आपको पहले से ही पता था कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक ऑर्डिनरी बॉडी का ए ले सकते हैं, पर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी का 1 होता है। जितनी हीट ब्लैक बॉडी को दी जाती है उतनी हीट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, पर जितनी हीट एक ऑर्डिनरी बॉडी को दी जाती है उतनी हीट ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता। ये सब बातें पहले से ही जानते हैं, सिर्फ एक नया तड़का हमने क्या ऐड किया, the quantity of radiant heat absorbed by an ordinary body is the quantity of radiant heat emitted by a black ordinary body। उसके थ्रू हमने एक इक्वेशन नंबर 1 लिखा। एंड सिमिलर कंसेप्ट हम लोगों ने ब्लैक बॉडी पे भी लगाया, मैंने वो यहां पे डायरेक्ट करके दिखाया है। हियर आई हैव डन इट डायरेक्टली, यहां पे मैंने डायरेक्टली करके दिखाया, पर अगर आपको डायरेक्टली ना समझ में आए तो उसके नीचे मैंने वापस वही स्टेप रिपीट करके दिखाया कि कैसे मैंने वो स्टेप लेके आया। बस एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, फाइनल ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। बोलिए, आया समझ में? क्लियर है? पक्का अंडरस्टूड है? क्या समझ में आया इस बात से? एक बॉडी का जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, उस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी उतना ही होगा। इस जानकारी का आप बहुत ही तगड़ा इस्तेमाल कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको ई की जरूरत पड़ेगी, पर हो सकता है ई ना देके वो आपको ए दे दे, और आप सोचते रहो कि यार मुझे तो ई का जरूरत था, इसने मुझे ई तो दिया नहीं। अरे जो उसका ए है वही उसका ई है भाई। बैठ के वहां पे सर मत पटकते रहना कि क्वेश्चन में तो ई दिया ही नहीं है, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की जरूरत है। वेयर इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन? द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही बढ़िया। हमने अभी तक से कोई भी न्यूमेरिकल इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी तक से अनसॉल्व्ड में भी कोई ढंग का न्यूमेरिकल आया नहीं है, इसलिए हमने अभी तक से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं किया है। बट डोंट टेक टेंशन, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो बेटर बेटर आपको समझ में आएगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी ये चैप्टर चाहिए तो हम आज ही खत्म कर सकते हैं, वी कैन फिनिश दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ, हाफ एन आवर में। बस एक ग्राफ एक्सप्लेन करना है, बस छोटी मोटी एक दो लॉ है, 2 लॉ बाकी, एक ग्राफ बाकी, अभी कभी ये चीजें खत्म हो सकती हैं। बट हम भगाएंगे नहीं, हम आराम आराम से जा रहे हैं। आज एक ग्राफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके पहले मेरे को थोड़ा डिस्कशन करने दो आप लोग के साथ। अगर आपने अभी पोल का जवाब दिया है तो पोल के अंदर अभी जितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी लोग जितने भी लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सो पोल के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको पोल का आंसर दिख रहा है क्या? फाइनल आंसर दिख रहा है आपको पोल का? अरे पीपल नो ना, वो क्लिक करने के बाद वो चला गया, आपने पोल का आंसर दिया और वो चला गया, राइट? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी फिलहाल 69 लोगों ने वोट किया है। 69 में से मॉर्निंग लेक्चर के फेवर में 33 लोग हैं और इवनिंग लेक्चर के फेवर में 36 लोग हैं। अब आप बताओ यार, ऐसे अगर होगा, इतना क्लोज कंपटीशन रखोगे तो कैसे काम चलेगा?
अब मुझे पता नहीं 36 लोग इवनिंग लेक्चर क्यों बोल रहे हैं। जिन लोगों ने इवनिंग लेक्चर के लिए वोट किया है, क्यों किया है? कॉलेज का इशू है, सुबह उठने में प्रॉब्लम है, कॉलेज का इशू है, तो कॉलेज का टाइमिंग क्या है? राज पाटिल का सजेशन है कि सर 5:30 टू 6:30 लो। राज पाटिल 1 घंटे में कितना सिलेबस कवर होगा? ठीक है, हो सकता है सिलेबस कवर, 4 महीने है हमारे पास, वैसे भी हमको भगाना नहीं है, 4 महीने में होगा, एक एक घंटा लेके भी होगा। पर क्या इस 5:30 टू 6:30 टाइम रखा तो तुम लोग आओगे क्या? तुमने कल परसों देखा कि नहीं देखा? 100 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए मैंने बोला, आज कितने लोग आ रहे हैं? सिर्फ 72 लोग आ रहे हैं। दिख रहा है तुम लोग को? तुम्हारे आंखों के सामने है। ऐसा तो नहीं है ना हम लोग कोई झूठ काम कर रहे हैं? तुम लोग भी देखते हो कि सर ने लास्ट टाइम बोला था कि 100 लोग का ग्रुप है, प्लीज लेक्चर अटेंड करो वरना लेक्चर से हम निकाल देंगे। कल मैंने जैसे ही 6 AM का मैंने मैसेज डाला, मुझे 5-6 लोगों का मैसेज आया कि सर नहीं नहीं कॉलेज है कॉलेज है कॉलेज है। मैंने 5:30 कर दिया, सीधा मैंने टाइम डिलीट करके 5:30 कर दिया। यार तुम लोगों के लिए टाइमिंग चेंज हो रहा है, तुम लोगों के लिए हर एक चीज एडजस्ट किया जा रहा है, फिर भी पब्लिक लेक्चर के लिए नहीं आ रही है, या तो सुबह उठने में प्रॉब्लम है। अब जितने लोगों ने इवनिंग में रखने के लिए कहा है, मुझे जेन्युइनली बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? 36 लोग जिन्होंने इवनिंग में वोट किया है, टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ये टाइमिंग का जो लफड़ा है ना, ये टाइमिंग का लफड़ा मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि ना टाइमिंग फिक्स हो रहा है, ना उसकी वजह से लेक्चर्स रेगुलरली चल रहे हैं। बहुत लफड़ा है, टाइमिंग का पहले लफड़ा मुझे एक बार क्लियर करना। बोलो क्या प्रॉब्लम है रे? जिन्होंने लोग ने इवनिंग में वोटिंग किया है, 36 लोगों ने इवनिंग में वोटिंग किया है। यस किशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलिए 36 लोग जिन्होंने इवनिंग में वोट किया है। अगर आपका कॉलेज का इशू है तो बोलिए, और कोई इशू है तो वो भी बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट। बातचीत करने का यही तरीका है, गूगल फॉर्म में भेज दूंगा ग्रुप में, उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिन लोग भी बोल रहे हैं कॉलेज का इशू है, टाइमिंग क्या है आपके कॉलेज का? ठीक है अदिति, आपका 6:45 आपको जाना है, ठीक है, बाकी लोग का क्या है? 36 लोगों ने बोला है इवनिंग में लेक्चर रखो, तो कॉलेज का अगर इशू है या क्या है, तो क्या है प्रॉब्लम? विजय कुमार बोलता है सर गलती से इवनिंग में क्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ 34, यहाँ 35। साइराज 8 बजे आपका कॉलेज है, तो आई थिंक आपको 7 बजे तक लेक्चर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6:30 घर से जाना पड़ता है, तो 6:30 तो होगा। मृदुला, मानसी 6:30 कहाँ है? मृदुला, मानसी, आप कहाँ रहते हैं आप लोग? तो अल्पिका 7 बजे तक लेक्चर नहीं बैठ सकते आप? 5:30 टू 7 में प्रॉब्लम है आपको? 5:30 टू 7 में क्या प्रॉब्लम है फिर, अगर आपका इतना है तो? यार ये विक्रमगढ़ और पालघर वाले का तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ के कॉलेजेस सच में जल्दी शुरू होते हैं 7 बजे, कॉलेज दूर है। 35 लोगों ने यार मॉर्निंग इवनिंग सेलेक्ट किया, बोलो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम। टाइमिंग फिक्स होगा तो तुम लोग को भी टेंशन नहीं रहेगा, हम लोग को भी टेंशन नहीं रहेगा। मैं कुछ तो इवनिंग का जुगाड़ करूँ, मेरा रेगुलर शेड्यूल यहाँ का वहाँ करूँ और इवनिंग में शिफ्ट करूँ, अगर ज्यादा ही नाटक है मॉर्निंग का तो। अगर मॉर्निंग में चलता है तो भाई एक आधा लेक्चर मॉर्निंग में बैठो, इवनिंग में भी फिजिक्स ले लेते हैं। नहीं मॉर्निंग में कुछ ज्यादा ही लफड़ा है तो 5:30 टू 6 तो बैठो, 1 घंटा तो बैठो। अगर ज्यादा ही लफड़ा है तो 5 to 6 बैठो, कुछ तो करो, कुछ तो करो तुम लोग, कुछ तो मिडल सोल्यूशन पे आओ, मिडल सोल्यूशन पे आओ, कुछ तो मिडल सोल्यूशन पे आओ। वरना वरना इवनिंग में लफड़ा ये है कि लेक्चर कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये करना पड़े, वो करना पड़े। सिलेबस कंप्लीशन का कोई टेंशन नहीं है, 4 महीने अपने हाथ में आराम आराम से जाएंगे तो भी सिलेबस हो जाएगा। जनवरी में ही अपने 4 चैप्टर हो जाएंगे। अभी 6 जनवरी है और 2 लेक्चर में केटीजी फिनिश है, उसके अगले के 6 लेक्चर्स में थर्मो फिनिश है। मुझे 5 to 6:30, 5 to 6:30। अब और एक पोल मुझे रखना पड़ेगा, 5 to 6:30 में कितने लोग वैलिड है?
देखो मैं तुम लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ पता है क्या, तुम लोग अभी 5:30 बजे उठ के आके मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो मेरे लिए तुम लोग इंपॉर्टेंट हो। जो लोग सुबह उठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनकी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर मैं छोड़ के तुम लोग से बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई एक सोल्यूशन निकल जाए। एक मिनट जरा, मैं इस पोल को एंड करता हूं। आई होप आपको पोल के रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी आप सामने देख सकते हैं, मॉर्निंग लेक्चर्स के लिए 35 लोगों ने सेलेक्ट किया है, इवनिंग लेक्चर्स के लिए 37 लोगों ने सेलेक्ट किया। ठीक है, चलिए एक नया पोल ले लेते हैं टाइमिंग को लेके। अगर मॉर्निंग में ही लेक्चर हमें एक आधा रखना है तो आप लोग को क्या परवड़ेगा? थर्टी टू सेवन। चलो बताओ मेरे को फटाफट। इसमें भी तुम लोग, मुझे पता है, ऐसा आंसर दोगे कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन लिखी लेंगे, वरना मुझे फिर बेस्ट ऑफ टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको ज़्यादा वोट आया उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं तो यार मॉर्निंग लेक्चर के फेवर में हूँ। मॉर्निंग लेक्चर में दिमाग कड़क चलता है, समझ में आता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इवनिंग लेक्चर में मैं अलग पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग लेक्चर में अलग पढ़ाता हूँ, हमारे पढ़ाने का कुछ नहीं है। पर एज अ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यार जल्दी उठने का और ये करने का भाई कड़क हिसाब है। ए वोट करो रे, फटाफट वोट करो रे। 70 लोग हैं, 70 के 70 वोटिंग चाहिए मेरे को, फटाफट करो। और चैट सेक्शन में एक बार रिप्लाई करके रखो, हाँ? मतलब कुछ भी रिप्लाई करके रखो चैट सेक्शन में। जो तो आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हो वही आपका अटेंडेंस है। ओके सर बोला, यस सर बोला तो भी चलेगा। चलो चलो फटाफट फटाफट, 4 5 लोग बाकी है, फटाफट वोट करो। अगर अगर किसी को मॉर्निंग का कोई इश्यू ही नहीं है, तो उनका तो जाने ही दो।
अगर आपको 5 से 6 बैठने में भी कोई तकलीफ नहीं है, 5 से 6:30 का भी तकलीफ नहीं है और 5:30 से 7 का भी तकलीफ नहीं है, तो भाई आप तो बिंदास रहो, आपको टेंशन है। हम खाली उन लोग का देख रहे हैं भाई जो रेगुलरली आते हैं, प्लस उनको मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है। अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते, आपको भी टेंशन होता। 5:30 टू 7 को मैक्सिमम वोट्स हैं। अभी भी 6 लोग हैं क्या? वोटिंग नहीं आ रहा करने, बटन दबाना नहीं आ रहा क्या? हारे 6 लोग, बटन दबाना नहीं आ रहा क्या? इलेक्शन में कैसा वोटिंग करोगे? अभी वोटिंग नहीं कर पा रहे तुम तो। क्योंकि अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल्स निपटाने हैं। अगर आपको समझ में आ रही है बातें, तो कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, दे हैव टू फिनिश द प्रैक्टिकल्स। सो मैं बात अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि हो सकता है कि किसी के कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं और उनको प्रैक्टिकल्स निपटाने हैं, तो वो आपको अभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में उनको तो प्रैक्टिकल कैसे भी करके निपटाने ही है उनको। भले लेक्चर्स का ऊपर नीचे कर दिया होगा उन्होंने, ऑनलाइन लेके मैक्सिमम पोर्शन निपटा दिया होगा, पर इस चीज के लिए तो वो आपको कॉलेज बुला के रहेंगे। प्रैक्टिकल तो उनको दिखाना ही है, इस चीज के लिए तो वो आपको कॉलेज में बुला के ही रहेंगे। क्या मैं 5:30 to 7 वाला टाइम फिक्स कर सकता हूँ? मैथ्स का लेक्चर शायद 5:30 to 7 ना हो, ठीक है, क्योंकि सुरेंद्र सर को ऑफिस आना पड़ता है उनके, तो उनको 6 बज जाते हैं ऑफिस आते, क्योंकि घर पे वो लेक्चर नहीं लेते, क्योंकि वो ऑफिस आके घर लेक्चर लेते हैं। तो वो 6 टू उनको शायद फिर हम 6 to 7 लेक्चर दें 1 घंटे का, है कि नहीं? 7:30 ना, 6 to 7। अगर 7:30 तक लोगों को प्रॉब्लम है तो 6 to 7, 7:30 तक नहीं जाएंगे। आदित्य आदित्य एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, प्लीज डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। 7 को कॉलेज होता है, दूर है, 6:15 को निकलना पड़ता है। तन्वी क्या करे अभी? आप ही बताओ। अभी एक एक दो बच्चों का मैं जानता हूं कि प्रॉब्लम है, तो फिर अभी क्या करें? 5 to 6 भी नहीं रख सकते। या तो ये पूरा का पूरा स्क्रैप करके इवनिंग में जाना पड़ेगा। राज पाटिल वो आपका है, सब लोग का वैसा नहीं है ऑल्टरनेट डे। आपका वैसा है ना। साजिया का क्वेश्चन है कि व्हाई यू आर नॉट शिफ्टिंग द लेक्चर्स टू इवनिंग। इवनिंग में लेक्चर्स क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे? रीजन नंबर 1, तो इवनिंग में भी बच्चे नहीं आते, बच्चे नॉट कमिंग। हमने सब करके देख लिया। हमको लगता था मॉर्निंग के इवनिंग का कोई प्रॉब्लम है इसलिए मॉर्निंग कर दिया, मॉर्निंग का कोई प्रॉब्लम है इसलिए इवनिंग कर दिया। गधे लोग ना मॉर्निंग में आते हैं ना इवनिंग में आते हैं, है कि नहीं? सेकंड ये है रीजन कि हमारा खुद का एग्जिस्टिंग शेड्यूल होता है, और वो एग्जिस्टिंग शेड्यूल जो हमारा होता है, वो एग्जिस्टिंग शेड्यूल का टाइम फिक्स नहीं होता। अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेड्यूल का टाइम फिक्स नहीं है, तो इसका इफेक्ट तुम्हारे टाइम पे पड़ता है, उसके वजह से हम उड़ान और इसको भी इफेक्ट नहीं कर पाते। पर चलो, मैं ये एग्जिस्टिंग शेड्यूल मैं खुद का एडजस्ट करने को तैयार हूं। अगर तुम लोग भाई इवनिंग में लेक्चर अटेंड करने की गारंटी देते हो, तो मैं मेरा एग्जिस्टिंग शेड्यूल, इसको मैं जो करना है मैं करूंगा। उड़ान और इन्फिनिटी और इंटेंसिटी पे हम ध्यान देंगे, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। पर यार तुम लोग आते नहीं हो। हम लोग हमारा एग्जिस्टिंग शेड्यूल कट करके उड़ान को लेके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अबे घर पे हम लोग खाना पीना खाए कि नहीं, परिवार विवार संभाले कि नहीं? ये जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल हमारा इससे है, इससे हमारा इनकम तो आता है कुछ ना कुछ। तो तुम लोग क्या चाहते हो? ये हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, तो यार
यार कुछ तो एग्जिस्टिंग शेड्यूल, यस अदिति, कुछ तो एग्जिस्टिंग शेड्यूल लेने दो जिससे हमें थोड़े पैसे मिले, जो हमारा इनकम का सोर्स है। मैं वो भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ थोड़ा बहुत। पर तुम लोग यार गारंटी लेते नहीं हो, आते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, काय का मैं तो दिमाग खराब होके चले गया। रोज सुरेंद्र सर फोन करके पूछते सर क्या करने का, मॉर्निंग इवनिंग। मैं खुद थक गया सर को जवाब देते थे कि सर मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग। देखो ना, अभी भी देखो ना, 70 बच्चे खाली है। आई नो मॉर्निंग ही बेस्ट है, मेरे को भी पता है मॉर्निंग ही बेस्ट है। हाँ, चलो क्लास देखते हैं भाई क्या करना है। मैं तो बहुत ही कंफ्यूजन मोड में हूँ, क्योंकि एक भी बच्चे का नुकसान होता है ना जो रेगुलरली अटेंड करता है, तो मुझे यार बहुत टेंशन आता है उस चीज़ का। कल फिजिक्स के गैल्वेनोमीटर क्या, थैंक यू सो मच सर, कल मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था। रुको यार पढ़ने दो, कोई मुश्किल से तो तारीफ करता है हमारी। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर का प्रैक्टिकल था, तो एकदम इजी था, एकदम ऑब्जर्वेशन करके मैंने आपके ट्रिक्स अप्लाई किए, एक आवर में 2 किए। थैंक यू सो मच साइराज। सर शाम को लो, कोई आए चाहे ना आए, अ, हम तो अटेंड करते हैं रेगुलरली। या जो रेगुलरली अटेंड करते हैं उनका तो हमें टेंशन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है मॉर्निंग में रख दो। आपको भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स को भी नहीं है। हाँ, मॉर्निंग में सोच रहा हूँ 5:30 to 7 ही फाइनल करने के लिए। पर एक दो बच्चों का प्रॉब्लम है, उनको अपन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और क्या कर सकते हैं फिर। क्योंकि मेरा तो प्लान बड़ा है भाई, मैं अगर मॉर्निंग में लेक्चर लूंगा तो मैं इवनिंग में भी लूंगा, मैं मॉर्निंग प्लस इवनिंग का सोच रहा हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में अगर तुमने मुझे दे दिया भाई 5:30 to 7:30, 5:30 to 7 अगर तुमने मॉर्निंग में मुझे ये दे दिया, तो इवनिंग में फिर मैं इंटेंसिटी लेने की सोच रहा हूँ। फिर ये मैं इंटेंसिटी 8 to 9:30 लेने की सोच रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे ये फिक्स हो गया और यहाँ पे ये फिक्स हो गया, तो भाई 4 महीने में धमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग में ये फिक्स होगा और इवनिंग में अगर ये फिक्स होगा, तो चलो ये हम एडजस्ट करेंगे इंटेंसिटी के लिए रेगुलरली। तो रेगुलरली उड़ान में भी ध्यान देंगे हम लोग, और फिर रेगुलरली इंटेंसिटी में भी ध्यान देंगे। अगर ये दोनों, मेरे को तो ये चीज परफेक्ट लगती है। अब सिर्फ कुछ लोग हैं जो वाड़ा और ये विक्रमगढ़ एंड पालघर साइड से बिलोंग करते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, पता नहीं वो कैसे करेंगे एडजस्ट, क्योंकि आई थिंक दे हैव टू गो फिजिकली टू द कॉलेज। सो आई थिंक उनको ये बोलना भी कि एडजस्ट करो थोड़ा गलत बात है उन लोगों से ये भी बोलना, कि क्योंकि आई थिंक दे हैव टू गो टू द स्कूल बाय वॉकिंग और समथिंग लाइक दैट। पर मैं उनके लिए फिर क्या कर सकता हूँ, मुझे वो सोचना पड़ेगा इन वाड़ा और पालघर वालों के लिए, क्योंकि आई नो दैट दे आर रेगुलर अटेंडेंट्स। वो मैं पहले देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करते हैं। ठीक है यश, कितने हैं वाड़ा वाले? पर इशिता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अल्पी का कोई प्रॉब्लम है क्या? वैभव भी कोई प्रॉब्लम है क्या? 5:30 to 7 में? तो यश, तो आपका नाम कैंसिल कर दूं? 5:30 to 7 में आप एडजस्ट कर लेंगे ना? अच्छा, आप पाली में रहते हैं, तो आपका स्कूल कौन सा है इशिता, पाली में रहते तो? अच्छा, तो वाड़ा, पाली से वाड़ा तो आप 15 मिनट लगते हैं ना, तो ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। जो लोग अंदर रहते हैं लाइक विक्रमगढ़ साइड से अगर वाड़ा आ रहे हैं, तो दे विल टेक टाइम, अगर वो अंदर कहीं और रह रहे हैं तो फिर दे विल टेक टाइम। ठीक है भाई, वाड़ा में ही है ना? तो पाली टू वाड़ा जाते हैं ना आप फिर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतने लोगों का जिनका मैंने नाम स्क्रीन में लिखा है,
इनमें से कौन से लोग 5:30 to 7 एडजस्ट कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ। कितने लोग हैं जो 5:30 टू एडजस्ट कर सकते हैं? राज पाटिल, यू कैन एडजस्ट 5:30 to 7? ठीक है। मनाली, कैन यू एडजस्ट 5:30 to 7? एडजस्ट कर सकते हो मनाली? 5:30 to 7 होगा आपसे? ठीक है। इशिता भी एडजस्ट कर सकती हैं। और कौन है भाई 5:30 to 7 जो एडजस्ट कर सकता है? यश, आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और 5:30 to 7 कौन एडजस्ट कर सकता है? ये उनके नाम लिखे जिनको प्रॉब्लम है। वैभवी भी एडजस्ट कर सकती हैं। ठीक है। और कोई? साक्षी नहीं है, जिज्ञा भी एडजस्ट कर सकती हैं। जिज्ञासा भी एडजस्ट कर सकती हैं 5:30 to 7। साक्षी नहीं कर सकती। ठीक है साक्षी। ओके, जितने आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, जिज्ञासा, यू कैन एडजस्ट राइट? ओके। मानसी, कैन यू एडजस्ट 5:30 to 7? प्रियांशी एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है प्रियांशी, ठीक है। सर 6:30, ठीक है मानसी, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। आपका स्कूल भी इंपॉर्टेंट है। 6529, ओके। अभी कौन बचता है? अल्पिका जी बचती हैं। अल्पिका जी, आप एडजस्ट कर सकती हैं 5:30 to 7? नो सर। कब तक अटेंड कर सकते हैं आप लेक्चर? कितने बजे तक अटेंड कर सकते हैं अगर करेंगे तो? ठीक है। मतलब पूरे अभी जितने भी लोग बैठ रहे हैं लेक्चर में, सिर्फ इन 4 लोगों का प्रॉब्लम है। तन्वी जी बोलिए ना फिर, 5:30 to 7 में बोलिए ना, कब तक अटेंड कर सकती हैं आप? 6 बजे तक ही? ठीक है, चलेगा। बाकी साक्षी, मानसी, प्रियांशी, अल्पिका, ये सब लोग 6:30 तक तो कर सकते हैं, है ना? 5:30 to 6:30 ये लोग इजीली कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जितने लोग के आगे मैं 6:30 लिख रहा हूँ सब लोग 6:30 तक कर सकते हैं ना इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं ना 6:30 तक करने में आप लोगों को? फिर आप वहां से आपका बस पकड़ के जा सकते हैं ना? थोड़ा भागम भाग होगा पर आप कर सकते हैं। और कोई बंदा है या बंदी है जिसको प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी बोलो। अरे किशन, मैं सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार हूँ, पर कैसा है, तुम लोग बच्चे हो अभी, तुम लोग को स्कूल का भी हेक्टिक होता है, आना जाना भी होता है स्कूल से। जो फिजिकली स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं वो कितना थकते होंगे वो देखिए। शाम में वो सोते होंगे 10-11 बजे, फिर सुबह उनको 4 बजे उठवाना या 5 बजे उठवाना, आधे घंटे की भी नींद बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं 5:30 बोल रहा हूँ। पहले से मैं 6 बजे से 5:30 पे आ गया हूँ, है कि नहीं? फिर और 5 बजे आना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 5 क्या 4 बजे भी रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सबका सोचना पड़ता है। सर अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर स्टार्ट होंगे तो 6:15 को लीव करना पड़ता है। ठीक है, चलेगा। ठीक है साजिया, जब आपका कॉलेज का हो जाएगा मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, ठीक है? फिर भी आपका नाम मैं लिख के रखता हूँ, साजिया। दिस इज, आई एम टेकिंग यू इन 6 AM कैटेगरी। ठीक है, चलेगा। सो क्लास, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है ना साजिया एंड कुलसुम, अभी तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? जब होगा तब बताना। सिर्फ मुझे इतने लोगों को हैंडल करना है। तन्वी जी हैं, साक्षी है, मानसी है, प्रियांशी है और अल्पिका है। बस मुझे इतने लोगों को हैंडल करना है, मतलब टोटल मुझे 5 लोगों को हैंडल करना है, ठीक है? 5 लोगों के अलावा किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना 5:30 to 7? सब लोग आ सकते हैं ना 5:30 to 7? अभी भी पूछ रहा हूँ, बाद में मत बोलना सर ऐसा सर वैसा, सर ये सर वो, सर ऐसा सर वो मत करो, ये मत करो। 5:30 to 7 अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल के रखो। बाद में बेटा तुम्हारा अटेंडेंस कम हुआ, तुम लोग नहीं दिखे मेरे को, रोगे धोगे तो भी नहीं लेने वाला ग्रुप में वापस।
क्लियर? ठीक है, चलो जरा जरा वेट करो। तुम्हें नए नए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? है ना? वैसे भी तुमने 50-60 तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ही लिए होंगे मेरे। क्या करें अभी? भला सोचना है तो थोड़ी बहुत तो। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके तुम्हारा कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है ना? आज भाई जिन लोगों ने वोटिंग किया है मेरे लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं लूंगा। क्योंकि इतना गला फाड़ के भी अगर पब्लिक नहीं आ रही है लेक्चर में, नहीं साजिया, कोई ग्रुप लीव मत करो, बिल्कुल लीव मत करो। क्योंकि अगर आप ग्रुप लीव करोगे तो हमें एक इसकी तरह सोचना है। किसकी तरह सोचना है हमें? हमें एक सोल्जर की तरह सोचना है, हमें एक कमांडो की तरह सोचना है कि अगर आप कोई भी ग्रुप लीव करोगे तो उस ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको हिंट आ जाएगा कि आइला ये लोग ग्रुप क्यों छोड़ रहे हैं। तो उनको डाउट आएगा कि नया ग्रुप क्रिएट किया गया है। उनको उसी भ्रम में जीने दो। ग्रुप का लिंक आ चुका है भाई, रोते मत बैठना सर मैं अलग मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तुम लोग का इतना रहता है ना बाद में कि मैं खुद थक जाता हूँ। चलो चलो चलो, 70 के 70। ओके मानसी, ड्रॉप मी मैसेज। संकेत 7 वाजता कॉलेजला जायला लागतं, अरे तो बोल ना बाबा, संकेत करेगा की नहीं करेगा लेक्चर 5:30 to 7? करेगा ना 5:30 to 7? मानसी ड्रॉप मी मैसेज फ्रॉम द अदर नंबर। बाकी लोग ज्वाइन करो, जल्दी करो। जिसका डन है वो लेक्चर छोड़ सकता है। और रेगुलरली लेक्चर आने का, हाँ, अभी। वरना बेटा रोज नया ग्रुप बनाऊंगा, रोज निकाल दूंगा। बाय 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 शाजिया। यस मानसी, चलो बाय बाय बाय। जिनका है जाओ जाओ, निकलो, चलो फटाफट। स्कूल में नाम रोशन करो, खुद का भी और मेरा भी। ज्वाइन 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 ज्वाइन। स्टिल ओनली 63 पीपल आ, 70 होने चाहिए पूरे के पूरे, बाद में बोलना मत मुझे। लिंक रीसेट हो जाएगा फिर होते रहना। यस बाय बाय बाय। चलो चलो ज्वाइन करो, 70 होने चाहिए, अभी भी 65 है। कि क्या कर रहे हो? तुमको लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करने नहीं आता? कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ ना। किसी को फॉरवर्ड नहीं करने का लिंक?
हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। बाय 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 बाय। चलो यू कैन लूव द, चलो 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 चलो। अरे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप, अपना मीटिंग क्लास खत्म है, टाटा बाय बाय। यू कैन लीव द जूम मीटिंग। ग्रुप ज्वाइन करने का, टाटा बाय बाय बोलने का। 68 हो रहे हैं अभी भी, 70 चाहिए मेरे को टोटल। 2 लोग अभी भी बाकी है, जल्दी ज्वाइन करो। एक बार ग्रुप का लिंक रीसेट हो गया, नहीं भेजूंगा उसके बाद। मुस्तफा ज्वाइन किया क्या? पूजा मिश्रा, प्रीति, प्रियांशी। सायराज मैसेज करता हूँ, आज इवनिंग में इंटेंसिटी होगा। यस प्रियांशी लीव करो, ज्वाइन कर लिया है तो। बाकी लोग, सानिया, सायराज, प्रीति, भावना, ज्वाइन किया लीव करो। ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो लीव करो फटाफट। आकांक्षा, भावना, कार्तिक, प्रीति, रिया, सानिया, जल्दी बोलिए ज्वाइन किया है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया आप लोगों ने? हाँ तो लीव करिए, फिर जूम मीटिंग लीव कीजिए। जूम मीटिंग लीव करो, लेक्चर खत्म है। यस आकांक्षा, भावना, प्रीति, सानिया बोलिए जल्दी। किया आपने ज्वाइन?